Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve the weekly contest 350C problem that is special permutation. So इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? हमें एक नम्स एरे गिवन है ऑफ साइज n जिसमें सभी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और हमें चेक करना है कि जो परम्यूटेशन ऑफ नम्स है वो स्पेशल है या नहीं. If a permutation of nums को हम स्पेशल तभी बोलेंगे जब for all the values of I from 0 to n minus 1 in the permutation this condition is satisfied. और ये condition क्या है कि my nums of I is either is divisible by nums of I plus 1 or my nums of I plus 1 is divisible by nums of I for all the values of I from 0 to less than equals to n minus 1. Right. So total number of special permutations कितने होंगे जो इस condition को satisfy करेगा उसके काउंट हमें रिटर्न करना है एंड द काउंट इट कुड बी वेरी लार्ज. सो हमें रिटर्न करना है टोटल नंबर ऑफ काउंट्स मॉड्यूलो 1 9 प्लस 7 दैट इज 10 टू द पावर 9 प्लस 7. सो फर्स्ट एग्जांपल को हम कंसीडर करें दैट इज 239. सो फर्स्ट एग्जांपल जो हमें नम्स गिवन है दैट इज नथिंग बट 236. सो इसके जो वैलिड परम्यूटेशंस अवेलेबल होंगे वो क्या क्या होंगे. सो इन दिस केस वी जस्ट हैव ओनली टू वैलिड परम्यूटेशंस 2 6 and 3 and other one is 3 6 2. क्योंकि for all the value of I from 0 to n minus 1 less than n minus 1 जो मेरे पास nums of I है that should be either divisible by nums of I plus 1 or my nums of I plus 1 should be divisible by nums of I. तो देखो 2 मेरे पास 6 से divisible है, so इस केस के लिए this is sorted. इस केस में भी 3 is divisible by 6, so this is also sorted. So in this particular permutation it satisfies the condition for all the values of I, hence this is a special permutation. Same goes here also. 3 is divisible by 6, 2 is also divisible by 6. So ये भी मेरे पास for all the values of I के लिए condition को satisfy करता है, hence this is also a special permutation. But if we take this particular case, इस केस में देखिए neither my 2 is divisible by 3 nor my 3 is divisible by 2. Hence this is not satisfying the condition for this value of I. सो दिस इज नॉट अ स्पेशल परम्यूटेशन. सो हमारे पास वेल स्पेशल परम्यूटेशन के जो काउंट है वो टू ही है एंड टोटल नंबर ऑफ स्पेशल परम्यूटेशन टू है. सो वी हैव टू रिटर्न टू एज आवर आंसर फॉर दिस केस. गॉट इट. सो अब देखते हैं कि हम फाइंड कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट अप्रोच है जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है कि हम सभी परम्यूटेशन फाइंड कर लेते हैं नम्स के एंड उसके बाद वन बाय वन हम चेक करेंगे whether the permutation is special permutation or not just by iterating for all the values of I inside the permutation. So in order to find all the permutation we need n factorial time because total number of permutations are also n factorial. Then we need n time to check whether the permutation is satisfying the condition for all the values of I or not. So overall time complexity is this much और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है टू this complexity is very hard, like this time complexity is very large in order to satisfy these constraints. तो हमें कुछ ऑप्टिमाइज अप्रोच फाइंड करनी पड़ेगी. सो व्हाट कुड बी द ऑप्टिमाइज अप्रोच, लेट्स सी. सो लेट्स से मेरे पास अब क्या है, हमें परम्यूटेशंस बनाने तो पड़ेंगे कैसे ना कैसे करके. सो मेरे पास 3 डिजिट्स अवेलेबल है. सो फर्स्ट डिजिट्स पे अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं एक फंक्शन को कॉल लगाऊंगा. वन बाय वन में ईच डिजिट को फिल करूंगा मेरे परम्यूटेशन की और जो स्पेशल परम्यूटेशन होंगे उसका काउंट ये फंक्शन मुझे रिटर्न कर देगा. ठीक है, कैसे करेगा चेक करते हैं एक बार. इनिशियली फर्स्ट पोजीशन पे मैं क्या इंसर्ट कर सकता हूँ. फर्स्ट पोजीशन पे मैं कुछ भी इंसर्ट कर सकता हूँ आउट ऑफ द अवेलेबल वैल्यूज. अगर लेट्स से मैं 2 को इंसर्ट कर देता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे, सो आई विल लेफ्ट विथ 2 मोर प्लेसेस, राइट. एक केस हो सकता है कि मैं फर्स्ट पोजीशन पे 3 को इंसर्ट कर देता हूँ. एक केस हो सकता है कि मैं फर्स्ट पोजीशन पे 6 को इंसर्ट कर देता हूँ. फर्दर देखिए, अब मेरे पास अगर 2 को इंसर्ट कर देता हूँ सो अवेलेबल एलिमेंट्स क्या बचेंगे, 3 और 6 बचेंगे. बट मैं यहाँ पे 3 इंसर्ट कर सकता हूँ, 3 को इंसर्ट नहीं कर सकता क्योंकि इफ आई ट्राई टू इंसर्ट 3 जो मेरा 2 है then it will not be divisible by 3 nor my 3 is also divisible by 2, hence 3 cannot be inserted over here. But मैं 6 को इंसर्ट कर सकता हूँ. Let's check. If I insert 6 over here then my 2 is divisible by 6, so it satisfies the condition. So मैं next नंबर पे 6 को इंसर्ट कर सकता हूँ. So उसके बाद जो लेफ्ट एलिमेंट बचेगा वो 3 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा. अब यहाँ पे भी चेक करते हैं जो अवेलेबल एलिमेंट्स है वो 2 और 6 हैं.
सो मैं 2 को इंसर्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। सो मैं 6 को इंसर्ट करूंगा एंड लास्ट में मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा, दैट इज 2। इस केस में मैं 3 के बाद 2 को भी इंसर्ट कर सकता हूँ और मैं 3 को भी इंसर्ट कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6 एंड 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। अब जो लेफ्ट एलिमेंट यहाँ पे बचेगा वो 3 बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा वो 2 बचेगा। नाउ लेट्स सी द दिस पर्टिकुलर केस। अब मेरे पास 3 ही बचा है, क्या मैं 3 को लास्ट पोजीशन में इंसर्ट कर सकता हूँ? सो यस आई कैन इंसर्ट बिकॉज 3 इज डिविजिबल बाय 6। सो फाइनल परम्यूटेशन आई विल गेट इज दिस। एंड मेरे पास जो लेफ्ट एलिमेंट्स बचे हैं वो कुछ भी नहीं बचे हैं, एम्प्टी, like zero number of available elements left with me. So this is the base condition। बोल सकते हैं जैसे ही मेरे पास जो अवेलेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो जीरो हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे, सो मैं रिटर्न कर दूंगा 1। सो आई विल रिटर्न 1 फ्रॉम हियर एंड इन दिस पर्टिकुलर केस I can insert 2 right here or not? Yes, we can insert because 2 is divisible by 6. So this is the permutation I will get, and now I am not left with, now the available elements is 0, so this will also return 1. And I am writing this DFS, I am doing it recursively, right? And उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। सो अगर मैं 3 को इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, सो 3 कैन नॉट बी इंसर्टेड ओवर हियर बिकॉज 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 3 इज also not divisible by 2. So this will return 0 because it is not possible to insert 3. Same thing with this also, this will also return 0. Now let's see what I will get when the like these things happen recursively. So first of all, this will be happened. We got 1, so 1 will be returned, 1 will be backtracked, then 1 will go from here to here, and we'll receive 1 here. Right. Same thing with this also. This is returning 1, so we'll get 1 over here. Then 1 will be passed this place at this place, and this will return 1 further. ये वेक्टर होके 1 हमारे पास यहाँ तक पहुंच चुका है। सेम केस यहाँ से हमें 0 मिला तो यहाँ पे 0 वेक्टर करेगा, यहाँ पे भी 0 करेगा। 0 plus 0 is nothing but the 0. So overall answer that we will get will be 1 plus 1 plus 0, that is 2. सो अगर ऐसे हम परम्यूटेशन को ऐसे एक फंक्शन बना लें जिसमें हम ईच एंड एवरी एलिमेंट को 1 by 1 फिक्स करें, लाइक पहले फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को, फिर सेकंड पोजीशन, देन थर्ड पोजीशन एंड सो ऑन। इफ वी गेट एनी वैलिड परम्यूटेशन एट द एंड, सो उसको काउंट को हम रिटर्न कर देंगे 1। इफ वी आर नॉट एबल टू गेट एनी वैलिड परम्यूटेशन, विल रिटर्न 0। ऐसे करके जब आंसर फैक्टर करेगा, सो दैट्स हाउ वी विल ऐड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर दैट वी गॉट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल परम्यूटेशंस, और उनका जो सम होगा दैट वुड बी आवर आंसर। ये तो अप्रोच थी, अब इसको करेंगे कैसे देखते हैं। देखो अब मैं इसको अप्रोच को कर सकता हूं। अगर मेरे पास फंक्शन में स्टोर करा देता हूं, यहाँ पे तो मैंने एलिमेंट स्टोर किया है 2, लाइक द प्रीवियस एलिमेंट जो यूज था, लाइक मुझे पता कैसे चला कि यहाँ पे 6 आएगा 3 नहीं आएगा, पता कैसे चला? बिकॉज जिससे प्रीवियस एलिमेंट था वो 2 था, राइट? सो उससे हमने डिवाइड करके चेक किया। सो मैं स्टोर कराऊंगा यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स। क्यों मैं प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करा रहा हूँ, ना कि मैं डायरेक्ट प्रीवियस एलिमेंट स्टोर करा रहा हूँ? क्योंकि प्रीवियस एलिमेंट्स हैं वो 1 to 10⁻9 तक हो सकते हैं। जब मैं इसको मेमोराइज करूंगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, सो अभी तो मुझे सिर्फ टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस इंडेक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या है, 0 to 2 to 14। सो जो मैक्सिमम स्पेस अब बनेंगी वो तो 14 बनेंगी। अगर मैं यहाँ पे नंबर को स्टोर कर देता, प्रीवियस वैल्यू को स्टोर कराता, तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स बनती है वो 10⁻9 बनती। तो 10⁻9 साइज की डीपी बनाना इज इम्पॉसिबल। सो इसलिए मैं इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द नंबर, आई एम स्टोरिंग इट्स इंडेक्स। ठीक है। सेकंड चीज, प्लेस पे मैं स्टोर कराऊंगा नंबर ऑफ अवेलेबल एलिमेंट्स, लाइक यहाँ पे 3 6 थे, यहाँ पे 2 6 थे, तो इन्हीं से तो मैं चेक करूंगा व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर, anyone like one of the number present in my available number array will be my next number. So अगर मैं एक वेक्टर को स्टोर कराऊं अवेलेबल नंबर्स के लिए, सो दैट वुड बी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज एक तो मेरे पास 14 साइज की डीपी के लिए जो फर्स्ट स्टेट होगा वो तो 14 साइज का होगा क्योंकि अपने पास प्रीवियस इंडेक्स है। सेकंड में अगर वेक्टर को मैं स्टोर कराऊंगा तो वेक्टर के लिए जो डीपी का साइज बनेगा दैट विल बी वेक्टर ऑफ साइज 14, जो कि बहुत बड़ा है, इट विल टेक अ सो मच ऑफ स्पेस। बट अगर आप चेक करो तो मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर, वेक्टर हमें सिग्निफाई कर रहा है, इंडिकेट करता है नंबर ऑफ अवेलेबल एलिमेंट्स। क्या हम नंबर ऑफ अवेलेबल एलिमेंट्स को विदाउट यूजिंग अ वेक्टर फाइंड कर सकते हैं? सो यस वी कैन डू दैट। हाउ कैन वी डू दैट? लेट्स सी। मेरे पास लेट्स से
एक नंबर है, नंबर इज मेड अप ऑफ व्हाट, बिट्स. A number is made up of 32 bits, but let's say I am just using the 14 bits because total number present in my permutation, or the length of of my permutation is nothing but the maximum 14. So each bit represents the index of my permutation array. ओके. अब मैं बताता हूँ, अगर मेरे पास कोई नंबर सेट है 0 और कोई नंबर मेरे पास लेट्स से कोई नाइन्थ नंबर है, ये सेट है 1, तो क्या सिग्निफाई करता है? 0 सिग्निफाइज दैट जो नंबर प्रेजेंट एट इंडेक्स 2 इज स्टिल अवेलेबल फॉर मी. अगर कोई सेट 1 है तो बताता है कि द नंबर प्रेजेंट एट इंडेक्स 9 इज यूज्ड, इट इज ऑलरेडी यूज्ड, वी कैन नॉट यूज इट फर्दर. ठीक है. तो होगा क्या, यहाँ पे सिंस मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो इस स्टेट में तो क्या होगा, अगर आप चेक करो इस स्टेट में तो क्या होगा कि जो मेरे पास ये जो मुझे सिर्फ 3 ही बिट्स चाहिए होंगे, इनिशियली तो सभी बिट्स 0 0 सेट होंगे यहाँ पे तो. पर जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा, जैसे ही मैंने 2 को फिक्स किया, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग 3 6, अगर मैं स्टोर कर लेता हूँ कि जो मैंने फर्स्ट, जो मेरे पास जो नंबर था वो क्या था, 2 3 6, तो जो 0th बिट में जो नंबर है उसको मैं सेट कर देता हूँ 1 पे, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट नंबर है 2 को यूज कर लिया है. फिर यहाँ पे 2 के बाद मैंने 6 को यूज किया है, 6 इज माई प्रेजेंट एट, इट इज प्रेजेंट एट माई सेकंड इंडेक्स. तो जो सेकंड बिट का नंबर है उसको भी मैं 0 सेट कर देता हूँ बिकॉज इट इज यूज. अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग की मेरे पास अवेलेबल नंबर 4 है, आई कैन डायरेक्टली चेक द नंबर विच इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 2 इज ओनली लेफ्ट. और जो नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर इंडेक्स 1 पे प्रेजेंट क्या है, वो 3 है. सो मैं डायरेक्टली 3 को यूज कर सकता हूँ. सेम थिंग गोज हेयर ऑल्सो. यहाँ पे मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे जो नंबर प्रेजेंट है उसको यूज किया है, तो जो फर्स्ट बिट पे जो नंबर होगा उसको मैं सेट कर देता हूँ. एंड सेम थिंग विद दिस ऑल्सो, जो थर्ड बिट पे जो नंबर होगा उसको सेट कर देता हूँ. एंड दिस इज फॉलोइंग दिस ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट बिट टू राइट मोस्ट बिट. ओके. अब हमें समझ आ चुका है कि सिंस स्टोरिंग ऑफ वेक्टर आई कैन जस्ट स्टोर वन इंटीजर नंबर ओनली which is of size which is of size 14, like इसकी जो 14 bits होंगी initial bits from the leftmost bit to highermost bit side में जाते टाइम, so first 14 bits ही मुझे maximum यूज करनी है. so total number of states क्या क्या पॉसिबल है, इसके लिए अरेंजमेंट क्या क्या पॉसिबल है. अगर 14 बिट्स का नंबर है, लेट्स टेक मेरे पास 3 बिट का 2 बिट का नंबर था, तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 2 to the power 4 होंगी. क्यों, लेट्स से ऑल बोथ द वैल्यूज आर 0, वन वैल्यू इज 1, वन वैल्यू इज 0, सेकंड वैल्यू इज 1, फर्स्ट वैल्यू इज 0 एंड दिस. सो टोटल नंबर ऑफ वैलिड कॉम्बिनेशंस आर 4, 2 की पावर 2, नॉट 4 एक्चुअली, 2 की पावर 2. सो यहाँ पे अपने पास 14 बिट्स अवेलेबल है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड कॉम्बिनेशंस आर 2 to the power 14. राइट. सो अब जो मेरे पास डीपी बनेगी उसमें मेरे को कितनी स्टेट्स रखनी पड़ेगी, 14 फॉर द प्रीवियस इंडेक्स एंड 2 to the power 14 फॉर द, to check the status of the number in my nums array, whether the number present at ith index is available for me or not, just to check that I can use this. अब देखिए सेम प्रोसीजर को मैं फॉलो करूंगा, बट दिस टाइम आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली, माई प्रीवियस इंडेक्स एंड माई एंड द मास्क इज द इंटीजर जो हमें डिफाइन करेगा स्टेटस अबाउट वेदर द नंबर इज अवेलेबल और नॉट. एंड सिंस मैं प्रीवियस इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे नम्स एरे भी पास करनी पड़ेगी फंक्शन में. अब मैं इसको यूज करके बना सकता हूँ. नाउ इट्स द टाइम टू लेट्स लुक एट द कोड. देखिए सेम चीज मैंने यहाँ पे किया है, डीपी बनाई है वो सेम साइज की 14/2 to the power 14 की एज बी डिस्कस्ड. उसके बाद क्या किया है, डीपी में मैंने इनिशियली -1 इंसर्ट कर दिया है जस्ट टू चेक वी हैवंट कंप्यूटेड द वैल्यू फॉर एनी पर्टिकुलर स्टेट. उसके बाद मैंने आंसर को इनिशियली 0 किया है. अब देखिए जो फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट बिट जो मेरे पास इनिशियली कोई भी नंबर सेट नहीं था, तो परम्यूटेशन में जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या क्या हो सकता है. लेट्स से अगर वो नंबर्स ऑफ आई होता फर्स्ट नंबर, तो मैंने क्या बोला, इनिशियली मेरा मास्क 0 था, लेकिन मैं ith बिट को सेट कर दूंगा. क्यों सेट कर दूंगा, बिकॉज इट इज यूज्ड नाउ. अब होगा क्या, सोल्व में क्या पास कर रहा था एज वी डिस्कस, फंक्शन में क्या पास कर रहा है, प्रीवियस नंबर जो यूज किया उसका इंडेक्स, सो वो आई इंडेक्स होगा. अब जो नंबर यूज करने के बाद जो स्टेटस है वो मास्क डिफाइन करेगा, क्योंकि ith बिट तो यूज हो चुकी है इसलिए हमने मास्क में मास्क पास किया है. एंड द नंबर एरे, बिकॉज द नम्स ऑफ आई विल टेल द प्रीवियस नंबर. ऐसे हम क्या करेंगे,
फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आई हम फर्स्ट एलिमेंट को पहले नम्स 0 से सेट करेंगे, फिर नम्स 1 से सेट करेंगे, सो ऑन टिल नम्स n माइनस 1 तक सेट करेंगे। एंड जो टोटल नंबर ऑफ स्पेशल परम्यूटेशंस ये रिटर्न करेगा उन सबको मैं ऐड कर दूंगा और आखिरी में रिटर्न कर दूंगा। नाउ लेट्स सी कि व्हाट द सोल्व फंक्शन इज डूइंग, हाउ इट इज रिटर्निंग द स्पेशल परम्यूटेशन। सो बेस कंडीशन को विल सेट इन द एंड। पहले देखिए आप यहाँ पे, अब मुझे पता है कि जो मेरा प्रीवियस नंबर होगा वो क्या होगा, प्रीवियस नंबर क्या होगा, क्योंकि मैं प्रीवियस वैल्यू के इंडेक्स को पास कर रहा हूँ। सो नम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल गिव मी द प्रीवियस वैल्यू। अब मैं चेक करूंगा कि क्या अगर मेरे पास प्रीवियस वैल्यू वैल के इक्वल है, सो उसके बाद क्या मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू नम्स ऑफ आई आ सकता है नहीं। सो देखो नम्स ऑफ आई आने के लिए सबसे बेस्ट पहले फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि वो अवेलेबल भी है या नहीं। अगर मास्क जो मेरे स्टेटस को स्टोर कर रहा है हर एक इंडेक्स के नम्स को, अगर वो जीरो है, इट मीन दिस इज नॉट यूज्ड, दिस इज अवेलेबल फॉर अस। फर्स्ट कंडीशन तो यही हो कि जो नंबर है ith नंबर प्रेजेंट एट ith इंडेक्स इट इज अवेलेबल फॉर अस। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन थी स्पेशल परम्यूटेशन होने के लिए, कि मेरे पास प्रीवियस वैल्यू जो होगी वो करंट वैल्यू से या तो डिविजिबल हो या फिर मेरे पास करंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से डिविजिबल हो। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए एंड द नंबर इज ith नंबर इज अवेलेबल फॉर मी, अगर ये सब सेटिस्फाइड है, सो मैं क्या बोलूंगा, अब जो ये ith लाइक प्रीवियस वैल्यू मेरे पास वैल थी उसके जस्ट बाद मैं नम्स ऑफ आई को इंसर्ट कर सकता हूँ। सिंस मैं नम्स ऑफ आई को इंसर्ट कर रहा हूँ, सो ith बिट जो होगी अब वो भी यूज हो चुकी है, तो मैं अपने मास्क में ith बिट को भी सेट कर रहा हूँ और अब मैं न्यू मास्क को पास करूंगा फर्दर, राइट। एंड अब मेरे पास जो प्रीवियस इंडेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभी तक जो प्रीवियस इंडेक्स पास हुआ था वो थोड़ी ना रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास लास्ट में जो नंबर यूज हुआ है वो नम्स ऑफ आई यूज किया है हमने, नम्स ऑफ आई यूज किया है हमने। सो अब जो प्रीवियस एलिमेंट होगा फॉर द फ्यूचर इट विल बी प्रेजेंट एट इंडेक्स आई, राइट। अब जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ये रिटर्न करेगा उन सबका मैं सम ले लूंगा एंड उसको मैं आंसर वेरिएबल में स्टोर करके रिटर्न कर दूंगा। बट बिफोर रिटर्निंग आई विल स्टोर दिस पर्टिकुलर आंसर इनटू माय डीपी स्टेट। व्हाई आई एम डूइंग सो, सच दैट इनिशियली जैसे -1 वैल्यू थी, सच दैट की सेम प्रीवियस वैल्यू इंडेक्स के लिए एंड सेम मास्क के लिए द फंक्शन इज कॉल्ड अगेन, सो वी कैन डायरेक्टली रिटर्न द आंसर इन अ कांस्टेंट टाइम इंस्टेड ऑफ recalculating it again। अगर हम इसको रिकैलकुलेट करेंगे तो इट विल टेक एक्सपोनेंशियल टाइम, बट सिंस हमें सिर्फ डीपी स्टेट में स्टोर कर रहे हैं हम आंसर को रन टाइम पे, सो हमें सिर्फ और सिर्फ जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो 14 टाइम्स, दैट इज n into 2 to the power n। This time complexity can be satisfied for this particular time constant। और ऐसे करके हमें आंसर रिटर्न हो जाएगा। सो तो उसके बाद हम आंसर्स को रिटर्न कर देंगे। So, today we are going to solve the D problem from the weekly contest 350 and the problem name is painting the wall। So क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि there are n walls that we have to paint and there are two painters who are available, one is the paid painter, another is the free painter। So जो paid painter है, it will in order to paint the ith wall, it will take time I units of time and take cost I units of money। और जो free painter है, it will just take 1 unit of time to paint any wall and it will take zero cost। It means it will not take any money। So हमें बताना है कि what is the minimum cost required to paint all the n walls। So देखिए, और कंडीशन क्या है कि अपने पास जो फ्री पेंटर है इट कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन माय पेड पेंटर इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन सम अदर वॉल और इट इज ऑक्यूपाइड। सो चेक करते हैं फॉर द फर्स्ट केस, लाइक इन द फर्स्ट केस मेरे को 4 वॉल्स गिवन है, n is given to me as 4 एंड जो कॉस्ट्स गिवन है टू पेंट द ith wall is 1232 and time required to paint the ith wall is again 1232। सो देखिए, इसके लिए जो आंसर होगा मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी। लेट्स से कि जो मेरा पेड पेंटर है दैट पेंट्स द फर्स्ट वॉल, अगर फर्स्ट वॉल को वो पेंट करता है, सो द पेड पेंटर विल टेक 1 unit ऑफ कॉस्ट, बिकॉज फर्स्ट वॉल को पेंट करने के लिए जो कॉस्ट है वो 1 है एंड इट विल टेक 1 unit ऑफ टाइम। सो सिंस ये 1 unit ऑफ टाइम ले रहा है, इस टाइम ये ऑक्यूपाइड रहेगा। सो मीनवाइल जो फ्री पेंटर है इट कैन पेंट एनी वन पर्टिकुलर वॉल, बिकॉज उसको भी किसी वॉल को पेंट करने के लिए 1 unit ऑफ टाइम ही चाहिए। सो लेट्स से कि वो पेंट कर देता है थर्ड नंबर ऑफ वॉल को।
सो मीनवाइल बोल सकते हैं जो सेकंड पेंटर है, फ्री पेंटर है, वो पेंट कर देगा थर्ड नंबर ऑफ वॉल को। सो बोल सकते हैं कि विद द कॉस्ट ऑफ 1 रुपी वी आर एबल टू पेंट आर फर्स्ट वॉल एंड थर्ड वॉल। नाउ लेट्स से आर जो पेड पेंटर है, अब वो फ्री हो चुका है जस्ट आफ्टर द 1 मिनट ऑफ टाइम। लेट्स से इट पेंट द सेकंड बॉल। अगर वो सेकंड बॉल को पेंट करता है तो इट विल टेक टू यूनिट ऑफ कॉस्ट, एंड टाइम इट विल टेक ऑल्सो 2 यूनिट ऑफ टाइम, राइट। सो अब अपने पास सिंस आर जो सेकंड अपने पास जो पेड पेंटर है, इट विल बी बिजी फॉर द नेक्स्ट 2 यूनिट ऑफ टाइम। सो मीन वाइल फ्री पेंटर कैन पेंट एट मैक्स 2 यूनिट ऑफ वॉल्स, राइट। वो 2 वॉल्स को पेंट कर सकता है बिकॉज फ्री पेंटर इज टेकिंग 1 यूनिट ऑफ टाइम टू पेंट 1 वॉल। So meanwhile, the free painter can paint 2 units of wall, but since ये तो मेरा paid painter paint कर रहा है, so since we are only available with 1 wall, so free painter can paint this particular fourth wall in 1 minute of time, and total जो हमें cost लगी है minimum वो 3 लगी है। So for the first case, our answer is 3, right? अब चेक करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ वॉल्स n है। लेट्स से कि जो टोटल नंबर ऑफ वॉल्स है वो n है, और इनमें से लेट्स से कि मेरे पास m वॉल्स जो हैं कुछ भी हो सकती हैं, वॉल नंबर 1 2, कोई भी रैंडम m वॉल्स जो है, लेट्स से वो पेंट करता है मेरे पास पेड पेंटर। तो जो बची हुई n-m वॉल्स है वो पेंट करेगा वो पेंट करेगा फ्री पेंटर। बट अगर मेरे को फ्री पेंटर n-1 एम वॉल्स को पेंट करने में मिनिमम n-m टाइम्स लेगा, वो भी तब जब मेरे पास एटलीस्ट n-m टाइम्स के लिए जो मेरा पेड पॉइंटर है वो बिजी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो टाइम है ऑफ W1 वॉल को पेंट करने के लिए, W2 पॉइंट वॉल को पेंट करने के लिए, एंड सो ऑन WN वॉल को पेंट करने के लिए, दैट शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू n-m, right? क्योंकि for this particular time our paid pointer will be busy, and in this unit of time, let's say this is equals to x. So at max, the summation is x. Let's say the summation we are getting is capital T. So our paid pointer will be busy for this capital T unit of time. So in this particular time, our free painter can paint at max T balls because our free painter is taking 1 unit of time to paint 1 wall. ये हम समझ चुके हैं। तो देखते हैं कि कैसे सोल्व होगा इस क्वेश्चन को। सो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है एफ एन, जो एज अ इनपुट ले रहा है हमारे पास नंबर ऑफ वॉल्स टू पेंट, नंबर ऑफ वॉल्स अवेलेबल टू पेंट, एंड द इंडेक्स। सो इसका मतलब पता है क्या है, ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा कि व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू पेंट दीज नंबर ऑफ वॉल्स बाय द free painter and the paid painter satisfying the condition that we discussed, such that the paid painter can paint only the wall from index idx to n-1। ये कंडीशन है कि जो पेड पॉइंटर है वो इन्हीं में से किसी वॉल को पेंट करेगा इंडेक्स आईडीएक्स से लेकर n-1 तक। जो लेफ्ट साइड है फ्रॉम 0 टू idx-1 उनको नहीं पेंट कर सकता। सो इनिशियल जो फर्स्ट केस है उसमें क्या बोलेंगे, जब बेस जो फर्स्ट टाइम वी विल व्हेन वी कॉल द फंक्शन व्हेन व्हाट वी विल पास टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल वॉल्स विल बी n एंड द इंडेक्स विल बी 0। इसका मतलब क्या होगा कि व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट टू पेंट n वॉल्स सच दैट the paid painter can paint any wall from index 0 to n-1। So this is something which we can consider। अब इसको फर्दर कॉल करते हैं कि हाउ दिस फंक्शन विल रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट। देखो दो केसेस पॉसिबल है, या तो जो पेड पेंटर है इट डज नॉट पेंट्स the wall present at the index idx, or it paints the wall present at the index idx। let's say it does not paints, then जो मिनिमम कॉस्ट होगी टू पेंट द वॉल्स, तो वो सेम नंबर ऑफ वॉल्स ही रहेंगे क्योंकि इसने किसी वॉल को पेंट नहीं किया है। सो सेम नंबर ऑफ वॉल्स हैज टू पेंट फर्दर यूजिंग द लाइक। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा कि व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट टू पेंट द these number of walls that is equals to walls।
by using the so that the paid pointer can only paint the wall from the index idx plus 1 to n minus 1. ठीक है, क्योंकि इसने खुद ने ही डिनाई किया कि आई डोंट वांट टू पेंट द वॉल प्रेजेंट एट द इंडेक्स idx, so it has to paint he has to paint the some wall from the index present at the idx plus 1 to n minus 1. इसका कुछ आंसर मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करेगा, या फिर लेट्स से कि he decided to paint the wall present at the index idx, so उस केस में क्या होगा, we have to pay a this much of cost to it to him because he is painting the wall present at the index idx. अब जो नंबर ऑफ अवेलेबल वॉल्स होंगी वो कितनी होंगी, वॉल्स माइनस टाइम ऑफ idx. Why so? Because meanwhile the paid painter is painting this particular wall, the wall present at the index idx, our free painter can paint time of idx number of walls because he is taking unit of time to paint one wall, and the paid painter will paint this wall. So total time कितना होगा, total number of left walls बचेगी इतनी, total number of available इतनी, पेड पेंटर ने जो वॉल प्रेजेंट इंडेक्स आईडीएक्स पे उसको पेंट किया, मीनवाइल जो फ्री पेंटर था उसने टाइम ऑफ आईडीएक्स वॉल को पेंट किया, हेंस वी विल लेफ्ट विद दिस नंबर ऑफ वॉल्स, वॉल्स माइनस टाइम ऑफ आईडीएक्स माइनस 1. एंड फर्दर अभी भी उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वो पेड पेंटर पेंट कर सकता है एनी वॉल फ्रॉम द इंडेक्स आईडीएक्स प्लस 2 टू एन माइनस 1, सो उसको रिटर्न करती है. अब इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, the one which is minimum, that would be my answer. So I have to return the minimum of these two, a comma b. Now let's look at the code. So initially हम क्या किया है, हमने फंक्शन को कॉल किया, सेम फंक्शन को. इनिशियली हमारे पास अवेलेबल नंबर ऑफ वॉल्स कितनी थी, अवेलेबल नंबर ऑफ वॉल्स थी n, एंड इनिशियली वी आर एट इंडेक्स 0, और कॉस्ट टाइम वेक्टर को एज इट इज पास कर दिया है. ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज दिस नंबर ऑफ अवेलेबल नंबर ऑफ वॉल्स एंड 0 इज द इंडेक्स 0. अब देखिए हुआ क्या, बेस केस को वी विल डिस्कस लेटर ऑन, फर्स्ट लुक इनटू इट. अगर अपने पास paid painter decided not to paint the wall present at the index idx, then then we have to call this particular function कि जो number of available walls बचेंगी for the further call would be the same, and अब paid painter को paint करनी पड़ेगी these number of walls by painting any of the walls from the index idx plus 1 to the n minus 1, and I'm passing the constant time vector as it is. If the paid painter decided to paint this wall, then he will charge cost of IDX unit of money, and the number of available walls होंगी walls minus time of IDX minus 1, and अब further paint कर सकता है any wall from IDX plus 1 to n minus 1, so we are passing that also, cost and time. So the minimum of these two, that will be my answer. But what is actually happening, if you see in the function solve function, cost and time is static, they are not changing, but the value of walls and index IDX is changing, it is dynamic. So क्या कर सकते हैं, let's say the same function is called for the same value of walls and IDX again. So instead of recalculating all these things, we can store the value in DP, and we can return the value directly from our storage from our DP in a constant time. ठीक है? So this will help us to reduce the time complexity from exponential to the linear, or to the big of n square. ठीक है, ये चीज समझ चुके हैं. अब अपने पास मिनिमम कॉस्ट उसको डीपीओ फंक्शन स्टोर कर दिया. अब इसकी बेस कंडीशंस क्या होंगी, लेट्स से मैं पेंट कर रहा हूँ वॉल को, और एट द एंड मेरे पास कुछ वॉल्स बची ही नहीं. लेट्स से नंबर ऑफ वॉल्स अवेलेबल है वो जीरो हो चुकी हैं, या जीरो से कम हो चुकी है. नेगेटिव पहले देखते हैं कि जीरो हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि अब मेरे पास कोई वॉल्स नहीं है, सो आई डोंट हैव टू पे एनी कॉस्ट, आई कैन रिटर्न जीरो. बट वाई द वैल्यू वॉल्स कैन बी नेगेटिव, तो अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि जो वॉल्स है मेरे पास, मीनवाइल जो मेरे पास पर्सन था, पेड पेंटर था, उसने इंडेक्स नंबर ऑफ वॉल्स को पेंट किया है, बट जो टाइम ऑफ आईडीएक्स है दैट कैन बी वेरी लार्ज, राइट. हो सकता है कि वॉल्स की जो वैल्यू थी उससे भी बड़ा हो, सो दैट्स व्हाई वी मे गेट द नेगेटिव वैल्यू एज वेल. सो दैट्स नॉट समथिंग इशू. लेट्स से कि वॉल्स की वैल्यू 2 थी एंड द टाइम वो 5 था, सो 2 माइनस 5 माइनस 1 इज व्हाट, माइनस 6 माइनस 4. इसका मतलब ये है कि जो टू वॉल्स में से एक वॉल को पेड पेंटर ने पेंट किया है, एंड इट इज टेकिंग 4 यूनिट ऑफ टाइम, so sorry 5 unit of time, and
जो 5 मिनट ऑफ टाइम्स में से जो फर्स्ट मिनट ऑफ टाइम है उसमें तो फ्री पेंटर विल पेंट द लेफ्ट बॉल, दैट इज द वन बॉल, एंड फॉर द 4 मिनट ऑफ टाइम ही विल बी फ्री। बट -1 हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, वी आर नॉट हैंडलिंग इट ओवर हियर, ठीक है। अगर मेरे पास सभी बॉल्स को मैं पेंट कर चुका हूँ और मैं एंड पे पहुंच चुका हूँ आर्टिट करते करते, still there are some ball left जो paint नहीं हुई, so in order to return, this is sort of an impossible condition, so for that we are returning a very maximum value, like this can never be the cost, you can understand like this much can never be the cost, ठीक है। So we have written some infinite value। अगर dp की value for these particular states is being already calculated, so we will return the answer from right here instead of recalculating out again। So this is the function, and that's how we are getting our answer. So if you find this particular video tutorial helpful, then please subscribe to my YouTube channel, like this video, and if you have any doubt, please write it down in the comment section. Or if you have any feedback for me, then please don't forget to mention in the comments. Thank you for watching.